दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्लांट हार्मोन्स यानी कि पादप हार्मोन्स के खोजकर्ता को याद करने का ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक बड़ा ही बेहतरीन है जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन्स या फिर हम जिसे ऑक्सिन भी कह सकते हैं। इसके खोजकर्ता है डार्विन और इसका कार्य है यह पौधों को ऊपर की ओर सीधा बढ़ाने में मदद करता है। अब इसके खोजकर्ता को कैसे याद करेंगे? तो ऑक्सिन्स नाम को हम कोरिलेट करेंगे ऑक्सीजन से, क्योंकि आपको ऑक्सिन्स कुछ ऑक्सीजन से मिलता जुलता दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसके खोजकर्ता है डार्विन। तो हम सीधे सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन ना हो तो हमें क्या लगेगा? डर लगेगा। और आप इस समय देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस का क्राइसिस है उसमें ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, ऑक्सीजन न होने का डर। तो ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन और डर यानी कि डार्विन। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? डार्विन ने की थी। अब बात करते हैं इसके कार्य की। तो इसका कार्य है यह पादप को ऊपर की ओर सीधा बढ़ाने में मदद करता है और इसे कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस। यदि बात करें हम जिब्रेलिन्स के खोजकर्ता की तो इसके खोजकर्ता है कुरोसावा और इसका कार्य है यह बीजों को अंकुरित होने हेतु प्रेरित करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रिक। तो जिब्रेलिन्स, तो यहाँ पर जिब्रेलिन्स कुछ ऐसा वर्डिंग आ रहा है जिससे आप को रिलेट कर सकते हैं जबरदस्ती। जिब्रेलिन्स यानी कि जबरदस्ती। ठीक है, अब यदि हम किसी व्यक्ति को जबरदस्ती करते हैं तो उसको क्या करते हैं? बार बार उसको कुरेदते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें उससे कोई काम कराना है तो उसको बार बार कुरेदना पड़ता है कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। तो आप इस तरह से इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे ट्रिक लिख दे रहा हूँ, जबरदस्ती किसी काम के लिए कुरेदना। तो जबरदस्ती मतलब जिब्रेलिन्स और कुरेदना का मतलब कुरोसावा। ठीक है, तो आप इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। अब इसी ट्रिक से आप इसके कार्य को भी याद कर सकते हैं। कार्य क्या है? यह बीजों को अंकुरित होने हेतु प्रेरित करता है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जितने भी पौधे हैं उनके बीज हैं, जिब्रेलिन उन्हें जबरदस्ती कुरेद कुरेद कर अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। अब इसके खोजकर्ता को याद करने के लिए ट्रिक है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का मतलब आप यहाँ पर याद कर सकते हैं एक तरह से साइको से, और इसके खोजकर्ता है मिलर। तो साइटोकाइनिन मतलब साइको और मिलर से आप याद कर सकते हैं किलर यानी कि साइको किलर। तो इस तरह से आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि कोई साइको व्यक्ति है और वो बहुत ही डेंजरस है। ठीक है ना, कि अगर उसको कोई भी चीज नहीं मिलती है तो वह किसी को भी जान से मार सकता है। तो आप इस तरह से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, साइटोकाइनिन मतलब साइको और मिलर यानी कि किलर। बात करते हैं हम साइटोकाइनिन के कार्य की। तो यह कोशिका विभाजन व पादप विकास में मदद करता है। तो यहाँ पर आप कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए मैं भी ट्रिक बता सकता हूँ। यहाँ पर लिखा है कोशिका। ठीक है, तो अगर आप बायो पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा कि साइटो वर्ड जो है वो सेल से रिलेटेड है। ठीक है, और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कोशिका विभाजन यानी कि साइटोकाइनिन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कार्य को भी इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्लांट हार्मोन्स की ओर, जो कि है एबिसिसिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में ABA कहते हैं। तो यदि हम बात करें इसके खोजकर्ता की तो इसके खोजकर्ता है कांस व एडिकोट। अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो एबिसिसिक, तो एबिसिसिक में क्या लिखा हुआ है? सिसिक। ये तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं सिसक सिसक के रोना। अब यदि कोई व्यक्ति सिसक सिसक के रो रहा है तो हम कैसे सुनेंगे? कान से। तो यहाँ पे कांस लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एबिसिसिक अम्ल यानी कि सिसक सिसक के रोना, और किससे सुनते हैं? कान से। इसके खोज करता है कांस व एडिकोट। अब यहाँ पर बात आती है कि एडिकोट कैसे याद करेंगे। तो जब कोई यदि रोता है तो उसके आंसू निकलेंगे और उसके आंसू को हम किस में पोंछेंगे? कोट में। अब जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कोट में ही पोंछेगा, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रिक बनाना है तो ट्रिक के लिए हमें कोट ही याद करना होगा क्योंकि इसके नाम में है एडी कोट। अब बात करते हैं हम इसके कार्य की। तो यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स है जो बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है। अब इसे कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? तो यदि कोई सिसक सिसक के रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि उसकी वृद्धि को रोक दिया गया है।
और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह हार्मोन्स बीजों को सुप्तावस्था यानी कि अंकुरित होने से रोकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और एबिसिसिक अम्ल एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, ये दिमाग में होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले प्लांट हार्मोन्स की ओर, जो कि है एथिलीन। तो यहाँ पर आप नाम में देख सकते हैं, लास्ट में है लीन, ठीक है। तो कोई भी आदमी कब लीन होता है, यानी कि कब एकदम लीन हो जाता है, तो यहाँ पर खोज करता है बर्ग। तो आप याद कर सकते हैं इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति बर्गर खाने में लीन है। अब यदि हम बात करें कार्य की, तो यह फलों को पकाने में मदद करता है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो बर्गर खाने में लीन है और इसके साथ साथ उसे फल भी पसंद है। यहाँ पर दो चीज मैं और बता दूं, एथिलीन एक ऐसा प्लांट हार्मोन्स है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है, और दूसरा यह भी एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, यानी कि एबिसिसिक अम्ल की भांति यह भी एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरिजेंस, जो कि एक प्लांट हार्मोन्स है और इसके खोज करता है एम चैलाख्यान। और बात करें हम इसके कार्य की, तो यह फूलों को खिलाने वाला हार्मोन्स है। तो आप इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा ट्रिक मैंने बनाया इसके लिए। तो फ्लोरी, फ्लोरी मतलब फ्लावर, ठीक है, यानी कि फूल। तो फूल क्या होगा, चेला, यानी कि कोई चेला है, वो अपने गुरु को क्या चढ़ा रहा है, फूल चढ़ा रहा है। तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो चेला ने फूल चढ़ाया किसके ऊपर, गुरु के ऊपर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि फ्लोरिजेंस की खोज किसने किया था, चैलाख्यान ने, और इसका कार्य है फूलों को खिलाना। वैसे भी यह नाम से मिलता जुलता है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको खोजकर्ता को कोरिलेट करके याद करना है। अगला प्लांट हार्मोन्स है ट्राउमेटिन, जिसे सर्वप्रथम बोनर और स्मिथ ने बीन यानी कि सेम के चोट लगे हुए भाग से अलग किया था। वही बात करें हम इसके कार्य की, तो इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है और यह पौधों के जख्म भरने का कार्य करता है। वही बात करें इसके ट्रिक की, तो यहाँ पर है बोनर और स्मिथ। तो बोनर से आप याद कर सकते हैं बोलर, और स्मिथ का नाम आप सभी ने सुना होगा, क्रिकेट जगत में बहुत प्रसिद्ध है। तो हम यहाँ पर याद कर सकते हैं कि बॉलर स्मिथ हैं, जो कि बूढ़े हो चुके हैं, हम इनको कह सकते हैं ताऊ। तो ट्रिक है, ताऊ बॉलर स्मिथ ने ऐसी बॉलिंग की कि खिलाड़ी क्या हो गए, घायल हो गए। तो यहाँ पर आप घायल कोशिका ये कार्य भी याद कर सकते हैं। तो ताऊ बॉलर स्मिथ की बॉलिंग से खिलाड़ी क्या हो गए, घायल हो गए। तो आप इस तरह से इसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो यदि हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम है उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सेलुलर, दूसरा है टिश्यू, तीसरा है ऑर्गन और चौथा है ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, ऑर्गन लेवल पर होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और ऑर्गन सिस्टम पर जितने भी बचे हुए फाइलम है उन सभी में ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, यानी कि रेस्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्री के आधार पर, यानी कि सिमेट्री के आधार पर एनिमल फाइलम को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो 3 तरह की सिमेट्री होती है, एसिमेट्री, रेडियल और बाइलेटरल। तो यदि हम बात करें एसिमेट्री की, तो ये पाई जाती है स्पॉन्जेस में। वहीं रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में जितने भी एडल्ट हैं उनमें ही रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री बाकी जितने भी बचे फाइलम है उन सभी में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलोम के आधार पर। तो सिलो हम जानते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट और सिलोमेट। तो यदि हम बात करें ए सिलोमेट की, तो ए सिलोमेट पाया जाता है पोरीफेरा, सिलेंट, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस में। वहीं हम बात करें सीडो सिलोमेट की, तो सीडो सिलोमेट पाया जाता है सिर्फ एस्केलमेंथीज में, और बाकी सिलोमेट जो होते हैं जितने भी बचे हुए फाइलम है वो क्या होते हैं, सिलोमेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मिनल लेयर की, यानी कि बॉडी लेयर की। तो हम सभी जानते हैं कि जो जर्मिनल लेयर होती है वो 2 तरह की होती है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो डिप्लोब्लास्टिक है वो पाया जाता है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने बचे हुए फाइलम है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन आपको एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा इन तीनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिवली
मैरीन, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि केवल मैरीन वाटर यानी कि सी वाटर में पाए जाते हैं। तो आपको बता दूं, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स ऐसे दो फाइलम हैं जो कि टोटली मैरीन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में सर्कुलेटरी सिस्टम से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा में। वहीं क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वर्टिब्रेट्स और एनिलिड्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट की, और हार्ट में सिर्फ हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। तो आप देखेंगे कि हार्ट की 3 कैटेगरी बांटी गई है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है फिश में, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, और 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोकोडाइल पर स्टार लगा हुआ है। तो क्रोकोडाइल पर स्टार इसलिए मैंने लगाया हुआ है क्योंकि जो क्रोकोडाइल्स है ये रेप्टिलियन है, और हमने ऊपर देखा है कि जो रेप्टिलियंस होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं। तो जो क्रोकोडाइल है ये एक्सेप्शन है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन 3 टाइप्स के होते हैं, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और बोथ। तो इंट्रासेलुलर पाया जाता है पोरीफेरा में, और बोथ यानी कि इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का पाया जाता है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस में। और एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाता है रेस्ट ऑफ ऑल यानी कि जितने बचे हुए फाइलम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोमिक की। तो प्रोटोस्टोमिक कौन से होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर मोलस्का तक। और ड्यूटेरोस्टोमिक कौन से होते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कॉर्डेटा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के आधार पर। तो हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, किस फाइलम में पाया जाता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है टीनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में, ऑस्टिकथीस और एम्फीबिया में। वही बात करें हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो रेस्ट ऑफ ऑल यानी कि जितने बचे हुए फाइलम है उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो किस तरह का होता है, और फाइलम में किस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो डेवलपमेंट 3 तरह का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और दोनों टाइप का। तो यदि हम बात करें डायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो इनमें लार्वा एब्सेंट होगा। इनडायरेक्ट की बात करें तो इनमें लार्वा प्रेजेंट होगा। और बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो इनमें लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है और अब्सेंट भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि डेवलपमेंट के आधार पर कैसे फाइलम को कैटेगराइज किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स की। तो नॉन कॉर्डेट्स में जितने भी फाइलम है मैंने एक सीरियल में लिख रखा है। तो पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक लिखा हुआ है। तो नॉन कार्डेट से हेमिकॉर्डेट तक याद रखिएगा कि इनमें से सब में लगभग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपके पाए जाते हैं एस्केलमेंथीस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में। वही नेक्स्ट हम बात करें कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स में आप देखेंगे यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डिक्थीस, ओस्टिकथीस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और एम्फीबियन, इन तीनों में आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बाकी सब में आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा में मैंने स्टार लगाया हुआ है क्योंकि इसमें आपको एक लार्वा देखने को मिलेगा, बाकी सभी में आप देख सकते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल। तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, टीनोफोरा में एब्सेंट होता है। वही बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केलमेंथेस, इसमें भी डिफ्यूजन होता है। वही बात करें एनिलिडा में, तो मोस्ट ऑफ द क्यूटिकल के थ्रू करते हैं। फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा में अगर हम देखें, प्रॉन में गिल्स के थ्रू, क्रैब में बुक गिल्स के थ्रू, इंसेक्ट में ट्रैकिया के थ्रू और स्कॉर्पियन में बुक लंग्स के थ्रू। वही बात करें मोलस्का में, तो फीदर लाइक्स गिल्स के थ्रू होता है, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में गिल्स के थ्रू होता है। यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स में फेरेंगल गिल क्लिफ्ट्स के थ्रू होता है। फिश में जो है वो गिल्स के थ्रू होता है। वहीं हम बात करें एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स, इनमें लंग्स के थ्रू होता है। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जो फ्रॉग है, तो फ्रॉग एम्फीबियन में है तो उसमें लंग्स के थ्रू भी होता है और स्किन के थ्रू भी होता है। वही चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, स्क्रीटरी ऑर्गन्स, जिससे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, टीनोफोरा में एब्सेंट होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है फ्लेम सेल्स के थ्रू,
एस्केलमेंथीज में होता है प्रोटोनेफ्रेडिया के थ्रू, एनेलिडा में होता है नेफ्रेडिया के थ्रू, आर्थ्रोपोडा में होता है मेलपिगियन ट्यूब के थ्रू, मोलस्का में होता है केवर्स ऑर्गन्स के थ्रू, इकाइनोडर्मेटा में एब्सेंट होता है। वहीं हेमिकॉर्डेट में प्रोबोसिक ग्लैंड के थ्रू होता है, यूरोकॉर्डेटा में पाइलोरिक ग्लैंड के थ्रू होता है, सिफेलोकॉर्डेटा में फ्लैम सेल के थ्रू होता है, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं साइक्लोस्टोमेटा से मैमल्स तक, इनमें किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है।